आज से जो कहानी मैं आपको पढ़कर सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है एक 13 बरस की लड़की की डायरी के कुछ पन्नों के अंदर लिखी हुई कहानी। ये लड़की और इसकी डायरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और इसने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला था। मैंने इनकी डायरी के कुछ पन्ने एक पत्रिका में प्रकाशित छोटे से लेख में पढ़े थे और तब मेरी आयु उतनी ही थी जितनी एनी फ्रैंक की उस समय थी जब उन्होंने ये डायरी लिखी थी। और मेरी तो सारी दुनिया ही बदल गई थी। मैं महीनों सालों बस यही सोचती रही कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर बहुत सालों बाद मुझे इनकी पूरी की पूरी किताब पढ़ने को मिली। अंग्रेजी में वो पुस्तक थी डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। जब आप एक विशेष आयु के होते हैं यानी टीनेजर होते हैं तब आपके मन पर बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है और अपनी समस्याएं तो होती ही हैं। जैसे आज के बच्चों की समस्या है, उन्हें इंटरनेट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इस सब को देखकर अपनी पढ़ाई करनी है। अभी कुछ ही समय पहले एक खबर छपी थी कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर बहुत मशहूर एक 11-12 बरस की बच्ची ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके माता पिता ने उसे साथ में पढ़ने के लिए भी कहा था। समाज के बदलते रंग ढंग से सामंजस्य बिठाने में ये बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अगर उन्हें घर पर सही सलाह नहीं मिलती है तो वो आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। हमारे समय में टीनेजर बच्चों की प्रॉब्लम्स कुछ अलग थीं। हम सब किताबें पढ़ते थे और किराए पर 1 रुपए या 2 रुपए में एक दिन के लिए किताब मिलती थी और हमें उसके लिए भी अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी और किताब पढ़ने पर भी प्रतिबंध था। हम एक सर्टेन टाइप की बुक्स नहीं पढ़ सकते थे और तब इतना पैसा भी नहीं होता था कि आप किताबें खरीद लाएं। इसके साथ और भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में थी, जैसे कि चित्रहार में इस बार पिछली बार के गाने रिपीट कर दिए गए या संडे को जो पिक्चर आई दूरदर्शन पे वो इतनी अच्छी नहीं थी या बहुत पुराने ज़माने की थी या हमें पसंद नहीं आई। तो हमारे समय की समस्याएं दूसरी थीं। बहुत से बच्चों को तो दूसरों के घरों में टीवी देखने जाना पड़ता था। कम से कम इस मामले में मैं लकी थी कि मेरे घर में टीवी था और ज़्यादातर लोग मेरे घर ही टीवी देखने आते थे। तो समस्याएं बहुत थी और हर युग की अपनी समस्याएं होती हैं, हर समय की अपनी समस्याएं होती हैं, हर दशक की अपनी समस्याएं होती हैं। और इसी दौरान मैंने पढ़ ली एनी फ्रैंक की डायरी और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं चीटिंग कर रही हूँ। मैं सारे समाज के साथ, सारी दुनिया के साथ कुछ तो गलत कर रही हूँ क्योंकि हम सब इतने प्रिविलेज्ड कैसे हैं। कैसे हम आराम से बैठ कर के संडे को दूरदर्शन पे पिक्चर भी देख लेते हैं, चित्रहार भी देख लेते हैं, जब मन चाहता है तो चाट पकौड़े भी खा लेते हैं, पानी के बताशे भी खा लेते हैं और हमारे माता पिता हमें कभी कभी घुमाने ले जाते हैं, पिक्चरें दिखाते हैं। हम अपनी दोस्तों, अपनी बहनों, अपनी सहेलियों के साथ खेल भी खेल लेते हैं। और कहाँ एनी फ्रैंक थी जो बड़ी हो रही थी और जिनके मन में भी उसी तरह के सपने थे जो उनके दशक के बच्चों के लायक थे और उनके कोई सपने पूरे नहीं हुए। उनकी वो छोटी छोटी इच्छाएं, उनका वो रोज बरोज का जीवन और फिर अचानक एक कंसंट्रेशन कैंप में जा कर के अपने जीवन के अंतिम दिन गिनना। अगर 15 दिन पहले, बस 2 हफ्ते पहले ब्रिटिश सेनाएं वहां पहुंच जाती तो शायद आज एनी जिंदा होती और इस दुनिया को एक ऐसी लेखिका मिल जाती जिसकी लिखी हर किताब को
दुनिया के लोग बार बार पढ़ना चाहते। 13 से 15 वर्ष की आयु में लिखी थी एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी। अब मैं आपको बताती हूँ एनी फ्रैंक कौन थी। ये नीदरलैंड में रहती थीं और उनको उनके जन्मदिन पर एक डायरी गिफ्ट में मिली और 2 दिन बाद उन्होंने उस डायरी में लिखना शुरू कर दिया। ये जून का महीना था और साल था सन 1942। एनी बस 13 साल की एक किशोर लड़की ही तो थी। जब उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया था उसी समय कहीं दूर एडोल्फ हिटलर यूरोप में यहूदियों के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर चुका था। ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड एक के बाद एक हर जगह, और फिर नीदरलैंड्स। ये छोटी सी किशोरी एनी अपने पिता ऑटो फ्रैंक और अपनी माँ एडिथ, बहन मार्गोट और 3 लोगों के एक और परिवार के साथ उस इमारत की ऊपरी मंजिल में, जहाँ एम्स्टर्डम में उसके पिता काम करते थे, एक लकड़ी की अलमारी के पीछे छुपे एक सील बंद कमरे में छिप कर रहने लगी। वो वहाँ 2 साल तक उन्हीं लोगों के साथ रही और फिर किसी ने उन सब को धोखा दे दिया और नाजियों को बता दिया और फिर उन सबको दूर एक यातना शिविर में भेज दिया गया और वहाँ वो और उनकी बहन मर जाते हैं। बस 15 साल की छोटी सी बच्ची मर जाती है। ब्रिटिश सेनाएं बस 2 हफ्ते देर से पहुंची थी। अगर 2 हफ्ते पहले पहुंची होती तो एनी जीवित होती। बस 15 साल की एनी बर्गन बेल्सन यातना शिविर में मार्च 1945 के शुरुआती दिनों में मृत्यु के पास चली गईं। एनी और उनके जैसी कितनी एनियाँ और कितने लोग एक विकृत उन्मत्त विचारधारा के कारण चुटकियों में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जून सन 1929 में जन्मी एनी फ्रैंक का जीवन शायद अंधकार के गर्त में ही चला गया होता अगर उनकी डायरी को 1947 में उनके पिता द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया होता। एनी बस एक नंबर भर बनी रह गई होती, एक सरकारी फाइल में खो गया द्वितीय विश्व युद्ध के मानवीय पक्ष के दस्तावेजीकरण का एक अनुमानित अनजाना आंकड़ा। लेकिन ये तो नहीं होना था। उन्होंने सन 1942 की गर्मियों में अपनी डायरी लिखना शुरू किया था, लेकिन उन्होंने इसे एक यहूदी के रूप में भूमिगत रहकर अपने अनुभवों का एक रिकॉर्ड बनाने के इरादे से नहीं लिखा था। कोई 13 साल की लड़की ऐसा कर भी नहीं सकती। उसके सामने तो एक खुला आसमान होता है, कितनी सारी कल्पनाएं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। हम सभी उस 13 साल की उम्र से 15 साल की उम्र तक पहुँचे हैं और हम सब जानते हैं कि कितनी सारी इच्छाएं, कितनी सारी आकांक्षाएं और क्या क्या कल्पनाएं लेकर हम उस उम्र के दौर से गुजरते हैं। एनी की डायरी उनके लिए एक पूरी ईमानदारी और स्पष्टता से खुद को व्यक्त करने का एक स्थान थी। वो कुछ भी लिखने से हिचकती नहीं थी। डायरी के पन्नों पर उनकी आत्मा सब कुछ खोलकर अनावृत कर देती थी। मार्च 1944 में एनी ने लंदन में निर्वासित डच सरकार के एक सदस्य का एक रेडियो प्रसारण सुना था, जिन्होंने डच लोगों के जर्मन शासन के तहत उत्पीड़न के अनुभवों का एक सार्वजनिक अभिलेख तैयार करना चाहने की बात कही थी। उन्होंने लोगों से अपने सभी पत्र, अपनी डायरी, पत्रिकाओं और तस्वीरों को सुरक्षित रखने के लिए कहा। ये सब
उनकी परियोजना के लिए अमूल्य साबित होंगे, ऐसा उन्होंने बताया। उनसे प्रेरित होकर एनी ने युद्ध समाप्त हो जाने पर प्रकाशन के लिए प्रस्तुत करने के इरादे से अपनी जर्नल डायरी का संपादन करना शुरू किया। उन्होंने जो देखा और जिसे भोगा था, उसके बारे में जो कुछ लिखा था, उसके प्रति हमेशा सत्य पर रहते हुए अपने लेखन पर 2 साल तक अपने तरीके से काम किया। आज एनी फ्रैंक की डायरी उस समय के पागलपन से बचे हुए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। मुझे नहीं मालूम कितने लोग इस कहानी को सुनेंगे, लेकिन मैं खुद इस कहानी को सुनाना चाहती हूँ, खुद को फिर से एक बार, क्योंकि इस डायरी ने मेरे जीवन को एकदम से बदल दिया था। और मैंने लिखना एनी फ्रैंक की डायरी पढ़ने के बाद ही शुरू किया था। हालांकि कभी कुछ प्रकाशित नहीं हुआ, ना मैं प्रकाशित कर पाई। हाँ, उस दौर में, उस उम्र में जिस तरह की चीज़ें बच्चे लिखते हैं, प्यार, मोहब्बत, इश्क की बातें, उस तरह की शेर व शायरी, वो सब भी मैंने उस दौर में लिखी थी और उसे अपने दूसरे चैनल मूवीज़ की सिनेमाबाजी में जब कभी कुछ वीडियो बनाए तो उसमें पढ़कर सुनाया भी है। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को वो पसंद आई होगी। मुझे ये भी नहीं कभी लगा कि मेरी आवाज़ अच्छी है। मुझे हमेशा अपनी आवाज़ बहुत कर्कश लगी। लेकिन एनी फ्रैंक की डायरी सुनाने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। आज मेरी उम्र 55 पार कर चुकी है, पर फिर भी जब मैं एनी फ्रैंक की बात कर रही हूँ तो मेरी आंखों में आंसू भरे हैं और आंसू बह रहे हैं। कैसे कैसे कोई इतना अत्याचार कर सकता है इतने मासूम बच्चों पर और कितने लोगों पर। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने उस सब से संबंधित कितनी कहानियाँ पढ़ी हैं, कितनी फिल्में देखी हैं और आप सबको कितनी जानकारी है उस दौर की। अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा कुछ फिल्में, जिसमें शामिल हैं शिंडलर्स लिस्ट। हालांकि ऐसे अत्याचार भारत में भी खूब हुए थे और सदियों तक होते रहे थे। और क्या पता भारत की किसी एनी ने भी उन अत्याचारों पर कोई किताब, कोई दस्तावेज, कोई कागज़ लिखा हो, पर हमारे तो बड़े बड़े पुस्तकालय तक जला दिए गए। हमारा तो कोई दस्तावेज, कोई कहानी कुछ उपलब्ध नहीं है। हमने तो श्रुत परंपरा यानी कि कहने सुनने की परंपरा के द्वारा अत्याचारों को अपने पूर्वजों से सुना है और वो सब सुनकर अपने पूर्वजों पर हर बार गर्व किया है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने धर्म को बचाए रखा। इस डायरी में कंसंट्रेशन कैंप्स के उन अमानवीय अत्याचारों की बात तो नहीं है। मैं शायद उन सबको आपको बता भी नहीं पाऊंगी। मैंने उनको खाली फिल्मों में देखा है और फिल्मों में आप कितना भी प्रयास करें, लेकिन सत्य की बस एक छोटी सी झलक भर मिल पाती है। जैसे अभी कुछ हुआ था कश्मीर फाइल्स नामक फिल्म के साथ। उसमें जो कुछ दिखाया गया है वो सत्यता का एक छोटा सा अंश मात्र है। जो सचमुच गुजरी थी लोगों पर, उसे दिखाना संभव ही नहीं है। मैं आपको वो कहानियाँ सुना रही हूँ जो मुझे खुद अच्छी लगती हैं, जो मैंने बचपन में पढ़ी थी। और ऐसी ही एक और किताब थी जो शायद मुझे हिंदी में मिल पाएगी, तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। वो थी मैक्सिम गोर्की जी की ऑटोबायोग्राफी। बेहद खूबसूरत। हम सब अपनी छोटी छोटी कठिनाइयों को अपने आसपास के लोगों, अपने प्रियजनों से थोड़ी सी असहमति होने पर बहुत नाराज़ हो जाते हैं, पर वस्तुतः जीवन में कितनी कठिनाइयाँ सहकर लोग आगे आते हैं, ये सब ऐसी कहानियों
और ऐसी किताबों को पढ़कर पता चलता है। सन 1947 में भारत के विभाजन के समय ऐसे जाने कितने किस्से हैं जो कि आपकी आत्मा तक को झकझोर देंगे। तो बने रहिएगा मेरे यानी यूट्यूबर मौसी की कहानियों के साथ और दुनिया के एक हिस्से में घटे उस अमानवीय अत्याचार का थोड़ा सा एक हिस्सा सुनने की और उसे समझने की कोशिश करिएगा। हालांकि एनी ने इसमें उन अत्याचारों की बात नहीं लिखी है, लेकिन आप ये तो जान ही जाएंगे कि उस समय एक किशोरी लड़की जो एक बहुत छोटे से कमरे में घुटन भरी जिंदगी बिता रही थी, उसके लिए निकलते हुए सूरज को देखना और डूबते हुए सूरज को देखना या फिर समुद्र के पानी को छूना कितना महत्वपूर्ण हो सकता था।